गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग वेक्टर का अगला पार्ट पढ़ेंगे, मतलब सेकेंड पार्ट होगा ये। फर्स्ट पार्ट का वीडियो आप देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। ओके, तो चलते हैं। हम लोग वेक्टर में बहुत सारा कुछ पढ़ लिए थे और उसके बेसिक्स वगैरह जाने थे, हाँ। और वेक्टर्स के जो टाइप्स जो है उसको भी हम लोग देख चुके थे, ठीक है। और मतलब कुछ कुछ एक आधा भी और बचे होंगे तो बचे होंगे, बाकी मैंने सारा टाइप्स उसमें लिखवा दिया, ठीक है। एक छोटा सा था अब इससे पहले वाले वीडियो में जहाँ पे मैंने प्लेनर वीडियो लिखा है ना, वो एक्चुअली को प्लेनर वीडियो है, ठीक है ना। को प्लेनर वेक्टर्स है, प्लेनर वेक्टर्स की जगह। हालांकि मैंने एग्जांपल्स में सही लिखा है, उसमें वो को प्लेनर होगा, तो उसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग अब आते हैं आगे। एक्सप्रेशन देख लिए थे, सब कुछ देख लिए थे। अब हम लोग आते हैं कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, ठीक है। इसको पढ़ने से पहले हम लोग ऐसा समझे कि आपको पाइथागोरस थ्योरम पता है, ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम पता है ना कि राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ये जो हाइपोटेन्यूज होता है, सपोज इफ इट इज p, इफ इट इज b, देन दिस h इज इक्वल टू रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आई थिंक आपको ये पता है और होना भी चाहिए, ठीक है। तो आगे चलते हैं। हम क्या करते हैं, हमको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। जैसे कोई भी वेक्टर है, जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं, एक पोजीशन वेक्टर लेते हैं, ये वाला, ठीक है। सपोज इफ दिस इज एट ओरिजिन, दिस इज 0 0 0 एट ओरिजिन, और सपोज दिस इज व्हाट x y एंड z, ठीक है। तो एक कोऑर्डिनेट है जहाँ पे एक इंडिस का जो इनिशियल पॉइंट है ओरिजिन पे है, और ये तो ये एक पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। सपोज दिस पॉइंट इज a, देन कैन आई राइट इट एज OA वेक्टर, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं OA वेक्टर, और हम चाहे तो इसको OA ना लिख के A भी लिख के दिखा सकते हैं। खैर चलिए OA वेक्टर, ओके। बेसिक से चलते हैं, उसको हम किसी सिंगल से भी दिखा सकते हैं। सपोज इट इज A वेक्टर, B वेक्टर, जो मर्जी है नाम रख सकते हैं। नोमेनक्लेचर में क्या रखा है, तो OA वेक्टर अगर देखा जाए तो OA वेक्टर क्या होगा, OA वेक्टर होगा xi कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा एक वेक्टर है, ठीक है। अब इसका हम मैग्नीट्यूड कैसे निकाल सकते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो देखते हैं दोस्तों इसका कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड। अच्छा, मैग्नीट्यूड में हम लोग जानते हैं कि इसका लेंथ निकालना है। लेंथ डिनोट क्या करता है, मैग्नीट्यूड। तो देखिए इसको निकालते हैं ऐसे। यहाँ तक ये x है, ठीक है, और ये डिस्टेंस y है, और ये डिस्टेंस z है, ये क्यूबॉइड है, ठीक है। तो हम कहाँ गए, x पे गए, फिर गए y पे, क्योंकि ये y के बराबर है तो ये भी y के बराबर होगा। y पे गए, ऐसे गए, इधर गए, और फिर इधर आए। सो आई हैड गॉट अ पॉइंट A, एंड दिस इज ओरिजिन, दिस इज व्हाट ओरिजिन, ठीक है। और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x y और z, ठीक है। फिर इस जो वेक्टर जो हमको चाहिए, रिक्वायर्ड वेक्टर, वो ये है। इसी का हमको लेंथ निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। ओके, सो देखते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको समझ में आएगा। इसके लिए ये कितना होगा, ये लाइन आप सपोज करिए कि दिस इज A एंड सपोज दिस इज व्हाट, दिस इज B, ठीक है। और सपोज करिए कि ये जो पॉइंट है ये है P, ठीक है। तो देखिए इन ट्रायंगल OPB ये क्या होगा, राइट एंगल होगा। आप इमेजिन करिएगा कि क्यूबॉइड है, ये इस वाले प्लेन, नीचे वाला जो प्लेन है, इससे ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा ये लाइन, ठीक है। हमको किस प्लेन में देखना है, किस ट्रायंगल में देखना है, OAB। तो हम लोग देखेंगे इन ट्रायंगल OAB। सो इफ यू सी इन दिस ट्रायंगल OAB, दिस वन इज इक्वल टू दिस, नहीं सॉरी,
आई हैव टू सी इन ट्रायंगल ओ पी बी, दिस वन ओ पी बी, हम लोग देखेंगे ओ ए बी को भी, लेकिन पहले हम लोग को ओ पी और बी देखना होगा। अगर ट्रायंगल ओ पी और बी को देखेंगे ये तो ये राइट एंगल ट्रायंगल पे है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, दिस लेंथ इज एक्स एंड दिस लेंथ इज हाउ मच, ये जेड है तो ये भी कितना होगा जेड, ये लेंथ x ये लेंथ z, तो ये कितना होगा OB इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर फर्स्ट, ठीक है। ये लेंथ पता चल गया। अब हमको किस ट्रायंगल में देखना है, OAB, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल OAB अगर हम इस ट्रायंगल में देखेंगे तो ये और ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूस है, तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए, रूट अंडर इसका स्क्वायर और प्लस इसका स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर प्लस ये लेंथ कितना है, ये y है तो ये भी क्या होगा y, तो इट इज y स्क्वायर, ठीक है। अब कुछ नहीं है, फ्रॉम 1 में ओ बी स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है, ओ ए कितना हो जाएगा रूट अंडर ओ बी स्क्वायर का वैल्यू क्या है, ओ बी का रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। दिस इज व्हाट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। इस ओ ए का लेंथ कितना हो जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो इसका मैग्नीट्यूड को ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे और क्या करेंगे, रूट अंडर आई का कोफिशिएंट जो है उसको स्क्वायर करेंगे, जे का कोफिशिएंट उसको स्क्वायर करेंगे और के का जो कोफिशिएंट है उसको स्क्वायर करेंगे। सो ये निकल गया आपका मैग्नीट्यूड, ठीक है। इस तरीके से हम मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर देखते हैं, ठीक है। अब ये कैसा वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर का निकल गया ऐसा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर ये पोजीशन नहीं भी होता तो भी हम कैसे निकालते हैं हम आपको बताते हैं, तो भी इसी तरीके से निकालते, आपको समझाते हैं। पहले इसको लिख लीजिए आप, अब वीडियो पॉज करिए और इसको लिख लीजिए। ठीक है, चलिए। अगर सपोज करिए कोई वेक्टर ऐसा होता, दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी एंड द कोऑर्डिनेट इज x2, y2 एंड z2 एंड इट्स कोऑर्डिनेट इज x1, y1 और z1, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड ए बी वेक्टर। और ये ए बी वेक्टर कितना होता, इसका एक्सप्रेशन क्या बनेगा, इसका एक्सप्रेशन बनेगा x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का आई क्यूब प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो अगर ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है x, y और z, ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट, इसका जो क्यूबॉइड बनेगा वो क्यूबॉइड कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। और इसका ये क्यूबॉइड कितना बनेगा, तो इसका लेंथ होगा क्या, x2 माइनस x1, इसका होगा y2 माइनस y1 और इसका होगा z2 माइनस z1, ठीक है। तो सिमिलरली यू कैन सी कि जो वेक्टर है वो जो वेक्टर होगा वो ये वाला वेक्टर होगा, दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी, है ना। तो इसका ये कैसे निकल जाएगा, सिमिलरली जैसा पहले निकाले थे कि ए बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, ये निकल गया इसका मैग्नीट्यूड। तो कहने का मतलब है किसी भी वेक्टर का अगर हमको मैग्नीट्यूड निकालना है तो उसके आई, जे और के कोफिशिएंट को क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे और उसको जोड़ के फिर उसका रूट अंडर कर देंगे ऐसे। तो दैट विल बी व्हाट, द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट पर्टिकुलर वेक्टर। लिख लीजिए दोनों को।
ओके, सो ये इस तरीके से हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं। किसी भी वेक्टर का हम मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। चलिए एक आध एग्जांपल कर लेते हैं इस पे। Example, suppose if there is any vector given like this 2i cap plus 3j cap plus 4k cap, ठीक है। इसका हमको बोला गया कि इसका मैग्नीट्यूड बताइए कितना होगा। लो क्या है, इसका स्क्वायर करो, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ठीक है। सो इट इज हाउ मच, 4 प्लस 9 प्लस 25, है ना। सो ये कितना हो गया, रूट 100, 9 4 13 और 25 3 28 10 38, ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। किसी वेक्टर और ले लीजिए, 50 को एग्जांपल ले लीजिए इसी तरीके का, टाइम पास करते रहिए बस। सपोज बी वेक्टर इज 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, या माइनस ही ले लीजिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं, 2i कैप प्लस माइनस 3j कैप प्लस माइनस 4k कैप, ठीक है। अब इसका निकाल लीजिए, हालांकि वो करने का आवश्यकता नहीं है, अभी हम कर रहे हैं इसलिए हम आपको बता रहे हैं, बट आगे से ये स्टेप फालतू है, आपको बताने के लिए मैंने बस लिखा है। 2 का स्क्वायर डायरेक्ट करते हैं, 4, 3 का स्क्वायर, देखिए माइनस 3 का स्क्वायर भी तो प्लस ही आएगा ना, इसलिए यहाँ पे माइनस है, प्लस उससे कोई लेना देना नहीं है, डायरेक्ट स्क्वायर करते चलिए, ठीक है। तो 3 3 9 और प्लस 4 4 16, सो इट इज हाउ मच, 9 4 13, 9 4 13, 16 9 25 और 4 29, ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, ठीक है। लिख लीजिए इसको, अब वीडियो पॉज करिए और इसको लिख लीजिए। चलिए अब हम लोग आते हैं यूनिट वेक्टर पे। यूनिट वेक्टर ऑफ अ वेक्टर कैसे निकालते हैं, जैसे सपोज करिए ये एक वेक्टर है, सपोज इफ दिस इज O, इफ दिस इज A, ठीक है, एंड सपोज इफ इट इज एट ओरिजिन इट इज XYZ, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड OA वेक्टर, और ये OA वेक्टर कितना हो जाएगा, XI कैप प्लस YJ कैप प्लस ZK कैप, ठीक है। इफ आई हैव बीन आस्क्ड कि राइट डाउन इट इन मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर फॉर्म, इट वुड बी लाइक दिस, OA वेक्टर मैग्नीट्यूड और इसका ये यूनिट वेक्टर, ठीक है। मुझे कैलकुलेट करना है यूनिट वेक्टर, तो एक बात आप याद रख लीजिए, कोई भी यूनिट वेक्टर हम कैसे निकालते हैं, तो वेक्टर में डिवाइड कर देते हैं इसके मैग्नीट्यूड से, मतलब इसको यहाँ ले आते हैं, इट विल गिव यू व्हाट, यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब कोई पूछेगा सर इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा यूनिट वेक्टर का, हमेशा 1 होगा, किसी भी यूनिट वेक्टर, नाम ही उसका यूनिट वेक्टर है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। इसको लिख लीजिए और फिर हम कैलकुलेट भी कर लेते हैं। तो हमको ये काम करना है, ठीक है। अब चेक भी कर लीजिएगा, 1 ही आएगा, कोई खास बात नहीं। जैसे एग्जांपल नंबर 1, ठीक है, जैसे सपोज ए वेक्टर है 3i कैप प्लस 4j कैप, ये पूछ लिया गया आपसे, ठीक है। कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है, हमको बोला गया कि ए कैप क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है, पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। इफ़ यू फाइंड अ मैग्नीट्यूड इट वुड बी 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 9 और प्लस 16, और ये रूट अंडर 25, तो निकल जाएगा 5। अब आप बोलोगे सर प्लस प्लस माइनस दोनों आएगा ना, तो मैग्नीट्यूड में तो प्लस वाला ही लेते हैं ना, ठीक है। सो ये हो गया +5, ठीक है। अब हमको यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या करना है, तो इसको यूनिट वेक्टर निकालने के लिए कुछ नहीं करना है सर, वो ए वेक्टर यहाँ पे ए वेक्टर है, तो ए कैप क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ए कैप क्या हो जाएगा, ए कैप हो जाएगा 3i प्लस 4j डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड कितना है 5, ठीक है। सो ए कैप कितना हो गया 3/5 प्लस 4/5j, ठीक है। अच्छा मैग्नीट्यूड निकालो तो इसका कितना आएगा, अगर देखा जाए तो मैग्नीट्यूड आपका उतना ही आएगा,
वैसे ही निकालेंगे जो पहले तरीका है, इस आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर उसका रूट अंडर। देखो तो 1 आता है कि नहीं, रूट अंडर 3/5 का स्क्वायर प्लस 4/5 का स्क्वायर। ठीक है, आप इसको सॉल्व करिए, ये आएगा 9/25, ये प्लस आएगा 16/25। ठीक है, आप इसको सॉल्व करिए, यू विल गेट 1। यूनिट वेक्टर है तो 1 तो आना ही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यूनिट वेक्टर निकालते हैं। लिख लीजिए, देखो यूनिट वेक्टर भी आई जे के फॉर्म में ही है, यूनिट वेक्टर है ना, यूनिट वेक्टर तो आई जे का फॉर्म तो होगा ही ना। ठीक है, लिख लीजिए उसको। चलिए एक और सवाल करते हैं। चलिए एक सवाल करते हैं, जैसे एग्जांपल नंबर 2। ठीक है, जैसे कोई मान लो ए वेक्टर है, कोई भी, जैसे आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। कितने लोग बोलते हैं कि ये यूनिट वेक्टर है? ये यूनिट वेक्टर नहीं है दोस्तों, ये यूनिट वेक्टर नहीं है, इसका मैग्नीट्यूड 1 नहीं आएगा। हम अभी आपको करके दिखा देते हैं। देखिए अगर हमको इसका बोला गया कि ए कैप निकालिए, अगर इसका ए कैप निकालिए तो क्या होगा, दैट वुड बी ए वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब बताइए इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, दैट इज रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट वुड बी रूट अंडर 3। ठीक है, तो इसका ए कैप कितना हो जाएगा, ए कैप हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डिवाइडेड बाई रूट अंडर 3। सो इट वुड बी व्हाट, 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप। ये है उसका यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो गलती से कभी ये मत कर दीजिएगा कि आई प्लस जे प्लस के यूनिट वेक्टर है। सिर्फ आई होता तो वो यूनिट वेक्टर होता, आई प्लस जे होता तो यूनिट वेक्टर नहीं होता, आई प्लस जे प्लस के है तो यूनिट वेक्टर नहीं होगा। ठीक है, ध्यान से लिख लीजिए इसको। ठीक है, चलिए एक और चीज लिख लीजिए, इसमें एक नया चीज आएगा आपके पास, जीरो वेक्टर। एक नया टाइप का वेक्टर है, जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। इसको नल वेक्टर के नाम से भी जानते हैं। तो क्या होता है ये वेक्टर whose magnitude is 0 in all the direction। ठीक है, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, दैट इज जीरो वेक्टर। देखिए जीरो स्केलर जब लिखते हैं तो सिर्फ जीरो लिखते हैं, लेकिन जब जीरो वेक्टर लिखना पड़ेगा तो हमको जीरो के ऊपर वेक्टर देना पड़ेगा। दोनों में अंतर है, जीरो स्केलर अलग चीज है, जीरो वेक्टर अलग चीज है। ठीक है, तो जीरो वेक्टर जब भी लिखना पड़ेगा हमको लिखना पड़ेगा 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, ये है। ठीक है, तो इस केस में हमको एक चीज तो समझ में आता है कि इसका मैग्नीट्यूड तो 0 होगा, कोई दिक्कत नहीं, आप करके देख लीजिए। लेकिन अगर हमसे ये पूछा गया यूनिट वेक्टर क्या होगा, तो यूनिट वेक्टर क्या होगा, 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप अपॉन मैग्नीट्यूड 0। तो इट वुड बी द फॉर्म ऑफ 0/0 प्लस 0/0 प्लस 0/0। और वो क्या है, वो केस है नॉट डिफाइंड, वो केस है नॉट डिफाइंड, ये डिफाइन नहीं किया जा सकता है, 0/0 को डिफाइन नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए आप एक लाइन लिख लीजिए, यूनिट वेक्टर ऑफ जीरो वेक्टर इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, लिख लीजिए। ठीक है, कर लीजिए इसको। अब वीडियो पॉज करके इसको लिख लीजिए इसको। ये पूछा जा चुका है नीट में, एक बार ये सवाल आ चुका है कि व्हाट इज द यूनिट वेक्टर ऑफ जीरो वेक्टर दैट इज नॉट डिफाइंड।
सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक बेसिक सवाल है, नहीं जानोगे छोड़ के चले आओगे। चलिए अब हम लोग आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डायरेक्शन कोसाइन। कई जगह पे ये टॉपिक स्किप करा दिया जाता है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार सवाल भी आ चुके हैं इस पे। डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन क्या है? सबसे पहले यहाँ पे एक डायरेक्शन है और दूसरा बात है कोसाइन, यानी कि क्यों आता है आपको ये भी समझ में आ जाएगा। पहले तो ये कॉस है, कोसाइन का मतलब क्या होता है? कॉस, ठीक है ना। तो पहले कॉस को पहले आप ढंग से समझ लीजिए कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है और ये थीटा है और ये 90 डिग्री है, तो अगर हमको कॉस थीटा निकालना होगा तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और थीटा जिस पे होगा वो बेस होगा और ये हाइपोटेन्यूस होगा। तो कॉस थीटा होता है b/h। कई बच्चों को ये निकालना भी नहीं आता है, ठीक है। तो ढंग से देखिए, कॉस थीटा बराबर b/h। मुझे काम है इस चीज़ का, इसलिए पहले आप लिख लीजिए इसको, ठीक है। छोटी बातें हैं, किसी को आता हो तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए अब डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है इसको समझिए ध्यान से। जैसे सपोज करिए कि कोई वेक्टर है, ये, ठीक है। और सपोज करिए कि कोई वेक्टर, मान लीजिए यही वेक्टर है ओरिजिन, और ये है आपका ए, एक्स वाई जेड, ठीक है। दिस इज अ वेक्टर। कौन सा वेक्टर है ये? ओ ए वेक्टर है, ठीक है। सब बात अपने जगह पे है। हम जो आपसे पूछ रहे हैं वो हमको एक बात बताइए कि ये तो एक 3D फिगर है, इमेजिनेशन स्ट्रांग होना चाहिए आपका। ये एक 3D वेक्टर है और ये वेक्टर है। ये वेक्टर किसी ना किसी प्लेन में, सुनिए मेरी बात ध्यान से, किसी ना किसी प्लेन में एक्स एक्सिस से कोई एंगल बनाता होगा या नहीं? तो आंसर है बिल्कुल बनाता होगा। क्यों नहीं बनाता होगा? ठीक है। सपोज करिए, थिंक करिए, इमेजिन करिए कौन सा वो प्लेन है। तो मैं दिखाता हूं आपको, समझिए। हम प्लेन बना रहे हैं, तेरा ध्यान से देखिएगा। अगर आप ध्यान से देखिए इस प्लेन पे, ओ ए और सपोज करिए बी, ये एक प्लेन है, ये ट्रायंगल है या नहीं? ओ ए बी। इस ट्रायंगल में क्या वो एक्स एक्सिस से कोई एंगल बनाता है? आंसर है बिल्कुल बनाता होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। उसको मान लीजिए अल्फा। क्या मान लीजिए? अल्फा। क्या मान लीजिए? अल्फा, ठीक। हाँ भाई, बात तो सही है। अब कहने का मतलब है कि इस ट्रायंगल में मैं आपको बता दूं, ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है। कैसे होगा 90 डिग्री? मैं बताता हूं। आपको याद होगा पाइथागोरस थ्योरम में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसको ऐसे समझिए, अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसका एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, या इसका वाइस वर्सा कि किसी भी ट्रायंगल का एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर है तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। दोनों तो सही है ना, ठीक है। चलिए उसको भी देख लेते हैं। जरा ध्यान से देखिए, ये इसका लेंथ की बात करें, अगर हम ए बी की बात करें, लेंथ कितना है इसका? ये है आपका y, ठीक है, और ये है आपका z। ये है आपका y और ये है आपका z। तो ये कितना होगा? ये तो 90 डिग्री है ना। आप इस ट्रायंगल में देखिए, इस ट्रायंगल में ए सी बी, इस ट्रायंगल में देखिए, तो ए बी कितना हो जाएगा? रूट अंडर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। यानी कि दिस इज हाउ मच? ए बी इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। पहली बात तो ये।
अच्छा ये कितना है, अच्छा ये इसका मैग्नीट्यूड कितना है, अगर हम बात करें आपसे कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है, OA वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, तो अभी तो अपने मैग्नीट्यूड से निकाला था ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। हम लिख देते हैं OA इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक। अच्छा ये वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है और ये कितना है, तो ये तो एक्स है, ठीक है। इन दोनों का स्क्वायर करके क्या ये इसके बराबर आता है, करके देख लीजिए आप, इसका स्क्वायर कीजिए, OB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर क्या कितना आता है, ये आएगा आपका OB स्क्वायर कितना है, OB दैट इज एक्स स्क्वायर, ये O है, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर कितना है, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। और दूसरी बात OA स्क्वायर कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, है कि नहीं। क्या ये दोनों बराबर है, तो ये अब हम यहां लिखते हैं इन ट्रायंगल OAB OA स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, ठीक है ना। दैट्स वाई इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। पहली बात तो ये समझ में आ गया। अच्छा राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल कहाँ पे होगा, तो कहने का मतलब है कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल होता है, सपोज इफ इट इज थीटा, ठीक है, तो ये अगर P है, ये अगर B है, इस थीटा के कॉरस्पॉन्डिंग, तो ये H है, H के सामने वाला एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है, हाइपोटेन्यूज के सामने वाला। तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पे कौन है इस ट्रायंगल में, एक बात तो समझ में आ गई, हाइपोटेन्यूज ये है, ठीक। हाइपोटेन्यूज के सामने कौन सा एंगल है, तो ये वाला, ये तो 90 डिग्री है, ठीक। अब हम आपसे पूछते हैं ये ट्रायंगल है, ठीक है, आपको अगर ट्रायंगल बनाना होगा तो बना लीजिए। ट्रायंगल कुछ ऐसा है ये, ठीक है, यानी कि दिस इज x, ठीक है, और दिस इज B, ये B है, ये A है, ये O है, ठीक है, और दिस वन इज OA, ठीक है। और अल्फा कौन सा है, तो AOB ये है आपका अल्फा, ठीक है। अब इमेजिन करिए, अब कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, अगर हम कॉस अल्फा की बात करें तो कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, ये कितना है, दिस इज रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये है क्या, तो OA का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा ये है, तो अल्फा के लिए बेस तो ये हुआ ना, दैट इज x अपॉन दिस, या फिर x अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। दिस इज कॉस अल्फा। अल्फा इज व्हाट, एंगल मेड बाय वेक्टर विथ एक्स एक्सिस, वेक्टर का एक्स एक्सिस से जो एंगल बन रहा है वही है अल्फा, तो उसका कॉस अल्फा क्या होगा, कॉस अल्फा होगा x अपॉन OA वेक्टर। इसका इंपॉर्टेंस क्या है मैं आपको समझा दूंगा, पहले आप लिखिए इसको, ठीक है, लिख लीजिए इसको। सिमिलरली चलिए अब आगे, ये बनाए एक्स एक्सिस के साथ में, ठीक है। सिमिलरली ये वाई एक्सिस के साथ भी बनाता होगा, सिमिलरली सिमिलरली ये किसी ना किसी प्लेन में वाई एक्सिस के साथ भी तो एंगल बनाता होगा, तो वो ये प्लेन है, ये और ये, ठीक है ना, ये प्लेन।
किस ट्रायंगल में देखना है आपको? ट्रायंगल ओ ए बी, इसको सपोज कर लिए डी कर लीजिए, ट्रायंगल ए ओ ए डी। इस प्लेन में ये जो वेक्टर है वाई एक्सिस के साथ एक एंगल बना रहा है, सपोज दैट इज बीटा। ये कितना है? ये तो वाई है, ठीक है। तो अगर हम आपसे बात करें सिमिलरली कि इसके लिए, इस ट्रायंगल के लिए 90 डिग्री कहां पे है, तो सिमिलरली जस्ट लाइक इसी की तरह का एक्सप्लेनेशन आप यहां पे समझिए कि इसका ये हाइपोटेन्यूज बनेगा और हाइपोटेन्यूज के सामने वाला 90 डिग्री बनेगा। तो सिमिलरली इसका कॉस बीटा क्या हो जाएगा? तो कॉस बीटा हो जाएगा y अपॉन ओ ए वेक्टर। सिमिलरली, है ना, ओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, या y अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये ऐसे निकलेगा, ठीक है। सिमिलरली इसका z एक्सिस के साथ भी कुछ ना कुछ एंगल बनेगा, सिमिलरली इसका z एक्सिस के साथ भी कुछ ना कुछ एंगल बनेगा इस प्लेन में। ये थोड़ा सा इमेजिनेशन वाला है, ये इधर की तरफ आ रहा है और इसका इसके साथ भी कोई ना कोई एंगल बनेगा, सपोज दैट इज गामा। तो जिस तरीके से वो आया है ये सब सिमिलरली में जाएगा। सिमिलरली cos गामा इज इक्वल टू हाउ मच? z अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, लिख लीजिए इसको। ठीक है, तो cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा को ही हम क्या बोलेंगे? डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दैट वेक्टर। ठीक है, करिए, हम करके बताते हैं आपको। लिख लीजिए इसको। इज दिस ओके? चलिए, ये z था। चलिए, अब कोई वेक्टर सीधा ये दिया हुआ है, सपोज दिस इज द वेक्टर और ये ए वेक्टर है, और हमने आपको ये बोला ए वेक्टर जो है वो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। हम आपको बोले इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालिए, हम सीधा आपको बोल दिए, तो आप क्या करोगे? अच्छा, इसमें एक चीज लिख लीजिएगा इसमें, ठीक है ना, क्या? अल्फा बीटा गामा आर दी एंगल्स मेड बाई वेक्टर with x, y and z axis respectively। लिख लीजिए सबसे पहली बार, ठीक है। दूसरा cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा आर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दैट वेक्टर। ये दोनों बात लिख लीजिए उसी के नीचे में, ठीक है। लिख लीजिए पहले। चलिए आप पॉज करके लिख लीजिएगा। अब आते हैं यहाँ पे, मान लीजिए कि कोई वेक्टर है, ए वेक्टर है, जिसका ए वेक्टर हमने आपको दे दिया कि ये दिया हुआ है। हम आपसे पूछे कि इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालिए। आप डायरेक्शन कोसाइन निकालिए। cos अल्फा इज x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सीधा निकल गया। cos बीटा इज y अपॉन, यही है ना, ये तो यही है ना, चाहे ऐसे भी लिख लीजिए, cos गामा इज z अपॉन ए वेक्टर। ठीक है, पहली बात तो क्लियर। चलिए इसके बाद आइए, इसके बाद देखा जाए, अगर हम आपसे पूछें ए कैप क्या होगा तो क्या बोलोगे? ए वेक्टर अपॉन दिस वन। अच्छा, ये इसका काम क्या है?
यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है? तो डायरेक्शन बताना। यूनिट वेक्टर ही तो सही मायने में डायरेक्शन का काम करता है, बता चुके हैं पहले। अब देखिए, अगर हम ए कैप निकालें तो ये ए कैप क्या निकलेगा? x अपॉन दिस वन आई कैप प्लस y अपॉन जे कैप प्लस z अपॉन, यही है ना। अब ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है, यहां से निकालिए। ये हो गया आपका कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप। देखिए, इस कोसाइन के मदद से आपने क्या निकाल लिया? यूनिट वेक्टर। इस कोसाइन के मदद से आपने क्या निकाल लिया? यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो आंसर है डायरेक्शन के लिए। किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? डायरेक्शन के लिए। किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? डायरेक्शन के लिए। तो देखिए, इस कोसाइन का यूज करके डायरेक्शन आ गया, इसीलिए इस टॉपिक का नाम क्या है? डायरेक्शन कोसाइन। अब समझ में आया? डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है। तो अगर आपको अल्फा बीटा और गामा दिया हुआ है, उससे आप उसका यूनिट वेक्टर आसानी से निकाल सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और देखते हैं। अच्छा, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। ये कितना होता है? 1। तो कहने का मतलब इसका मैग्नीट्यूड निकालिए कि रूट अंडर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू हाउ मच? 1। अब इसका स्क्वायर कीजिए उधर में, तो क्या आएगा? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, इसको याद रखें। ठीक है, कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा 1 होता है। इसको याद रखने वाला बात है ये। ठीक है, लिख लीजिए इसका पॉज करके। चलिए, लिख लिए। अब आते हैं, पहली बात तो ये। दूसरी बात, हमको एक चीज और पता है। अगर आपको ध्यान हो तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। इसको यहां पुट करो। अगर हम इसके हेल्प से यहां पुट करें तो कॉस स्क्वायर अल्फा को क्या लिख सकते हैं? तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा दैट इज इक्वल टू 1। ठीक, 1 से 1, एक तो 1 कट जाएगा, बाकी 1 और 1 2 हो जाएगा, और बाकी सबको उधर फेंक दो। तो यानी कि एक रिलेशन है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। ये पूछा जा चुका है एग्जाम में, दैट इज बराबर 2। इसको और इसको याद रखिए, कई बार एक्सप्रेशन से ही डायरेक्ट सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, लिख लीजिए इसको। ठीक है, ओके। अच्छा, ये तो बात समझ में आया सर। आप लिख लीजिए इसको। उसके बाद एक चीज और ध्यान से देखिए, अगर ये वेक्टर है, इसी वेक्टर को लेते हैं, लिख लिए आप लोग सब कुछ। चलिए उसी के नीचे आते हैं। ये फिर से नोट लिख लीजिए आप, अब चाहे तो इसको फिर से लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद आते हैं, अगर ये वेक्टर ए वेक्टर है
एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये क्या है? इसको बोलते हैं एक्स कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट। इसको क्या बोलते हैं? वाई कंपोनेंट। इसको क्या बोलते हैं? जेड कंपोनेंट। ठीक है, अब ये है क्या? तो ये है आपको एक्स डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड, ये क्या है? वाई डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड, ये क्या है? जेड डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ध्यान में रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर किसी वेक्टर को, मेरी बात अब ध्यान से सुने, अगर किसी वेक्टर को एक्स वाई जेड में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। यानी कि हम इस वेक्टर को रिप्रेजेंट ऐसे नहीं किए, एक्स वाई और जेड में करना है तो उसको बोलेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। मतलब अगर इसी वेक्टर को हमको रिप्रेजेंट करना है तो हमको उसको ये एक्स वाई और जेड, मतलब ये ओरिजिन कि एक्स यहां तक है, वाई यहां तक है और जेड यहां तक है। ठीक है, ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों सेम है। ठीक है, इसको एक वेक्टर के रूप में लिखा गया हुआ है और इसमें इसके कंपोनेंट्स में तोड़ दिया गया हुआ है। तो कंपोनेंट्स में जब तोड़ा जाता है तो उसी को बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो लिख लीजिएगा एक लाइन, राइटिंग अ वेक्टर into it corresponding, writing a vector into its corresponding directions is called resolution of vector। ठीक है, तो रीसोल्यूशन का मतलब क्या? रीसोल्यूशन, फिर से इसको सॉल्व करके लिख देना है। यानी कि वेक्टर को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो किसी वेक्टर को यहां से यहां में लेके आएंगे, उसको बोलेंगे कि हमने वेक्टर को रिजॉल्व कर दिया। ठीक है, और इस फिनोमेना का नाम है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, लिख लीजिए। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब यह है, समझे बात को, कि एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट में लिखने के लिए भी डायरेक्शन कोसाइन का आवश्यकता है। मैं बताता हूं कैसे। अगर आप ध्यान से इस एक्सप्रेशन को देखें तो कॉस अल्फा बराबर एक्स अपॉन इसका मैग्नीट्यूड है। तो एक्स बराबर क्या हुआ? मैग्नीट्यूड इंटू कॉस अल्फा, मतलब एक्स इज इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड इंटू कॉस अल्फा। वाई इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इंटू कॉस बीटा और z इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इंटू कॉस गामा। इज दिस ओके? है ना? देख लीजिए। तो दोस्तों, डायरेक्शन कोसाइन से हमको क्या क्या मिला, ध्यान से समझिएगा। डायरेक्शन कोसाइन से सबसे पहले हमको क्या मिला? अल्फा, बीटा और गामा, ये तीनों निकाल सकते हैं। तीसरा, यूनिट वेक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चौथा, एक्स वाई एंड जेड कंपोनेंट भी लिख सकते हैं, या बोले तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, यानी कि डायरेक्शन कोसाइन इज यूज्ड इन ये अल्फा बीटा गामा निकालिए, यूनिट वेक्टर निकालिए और एक्स वाई जेड कंपोनेंट निकालिए, खत्म कहानी। इसलिए डायरेक्शन कोसाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन करें, लिख लीजिए इसको। एक क्वेश्चन कर लेते, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। चलिए
आप इसको वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। चलिए हम एक इसमें सपोज एग्जांपल नंबर 1, एक वेक्टर दिया हुआ है ए, एक वेक्टर दिया हुआ है ए, पहला एग्जांपल इस टॉपिक का आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक, हम आपसे क्या पूछे, हमको अल्फा बीटा और गामा चाहिए। ठीक, अच्छा एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट कितना है इसमें 1 है ना। अगर ध्यान से देखो तो x बराबर 1 है, y बराबर 1 है और z बराबर 1 है। ठीक है, अल्फा बीटा और गामा बताइए क्या होगा। ठीक है, तो कोई खास बात थोड़ी ना है। अगर हम कॉस अल्फा देखें तो क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा हो जाएगा 1/√3। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, अरे भाई निकाल चुके हो ना आप लोग, √1² + 1² + 1² दैट इज 3। कॉस अल्फा इतना, अल्फा कितना हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/√3। ठीक है, सिमिलरली कॉस बीटा इज इक्वल टू 1/√3, वाई का मैग्नीट्यूड 1 है ना, तो बीटा क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/√3। दोस्तों ये पूछा जा चुका है एग्जाम में, सर नीट में पूछा जा चुका है ये √3। गामा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/√3। पहले तो ये निकाल लीजिए, सिंपल है ना। इसका यूनिट वेक्टर निकाल, अगर पूछा जाता तो इन सबको जोड़ दीजिए, है ना। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं, इस तरह के एग्जांपल सिंपल है, इसी तरीके आएंगे। एक और करते हैं कि अल्फा किसी भी वेक्टर का लिख लीजिए, फॉर एनी वेक्टर अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड बीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, फाइंड गामा। कि अल्फा बीटा क्या है, एंगल, वही सेम नोटेशन, एक्स के साथ एंगल, वाई के साथ एंगल और जेड के साथ एंगल। ठीक है, अल्फा बीटा और गामा। ठीक, अब 2 एंगल दिया हुआ है, तीसरा निकालना है। अब ये कैसे निकालें, वेक्टर तो दिया नहीं हुआ है सर, कोई बात नहीं, आप निकाल सकते हैं। आपको पता है, मैंने आपको बताया ना, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू व्हाट 1। ठीक है, तो करिए, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये कितना हो गया, कॉस 45 होता है 1/√2, इसको स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आएगा। कॉस 60 होता है 1/2, तो 1/4 आ जाएगा, और प्लस कॉस स्क्वायर गामा दैट इज इक्वल टू 1। तो ये कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 माइनस, इसको जोड़िए तो 2 और एक 3/4, ये आ जाएगा कितना 4 - 3 दैट इज 1/4। तो कॉस गामा कितना हो जाएगा 1/2, तो गामा क्या हो जाएगा 60 डिग्री। सिंपल, लिखो, निकल गया। ठीक है, ये सवाल। अब इसमें बोल दिया गया एक और सवाल, फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ दिस वेक्टर, ऐसा सवाल दे दिया गया। तो भी करने में क्या दिक्कत है, हमको कॉस अल्फा बीटा गामा तो दिया ही हुआ है, तो क्या हो जाएगा, अगर मान लो कोई वेक्टर है, सपोज दिस वेक्टर इज ए, तो इसका ए कैप ही निकालना है ना, तो कितना होता है, वो होता है कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप। अब निकाल दीजिए, कॉस अल्फा कितना होगा 45 डिग्री, तो 1/√2 आई कैप
ठीक है, प्लस 1/2 जे कैप, 60 डिग्री है, और प्लस 1/2 के कैप। देख लीजिए, इज दिस ओके? सिंपल है। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल के देखिए, 1 ही आएगा, वो यूनिट वेक्टर ही है। आप करके देख लीजिए, मेरी बातों पे शक हो तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, √अंडर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 1 आएगा, करके देख लीजिए। ठीक है, तो इससे एक बात का समझ में आता है कि 3D वेक्टर में अगर कोई दो एंगल भी दिया हुआ है, अल्फा या बीटा या अल्फा या गामा कुछ भी, तो आप तीसरा एंगल तो निकाल सकते हो। ठीक है, तो उससे उसका यूनिट वेक्टर निकाला जा सकता है। इससे यही समझ में आता है कि दो दिया हुआ था, तीसरा निकाल सकते हैं, उसके मदद से हम तीनों की मदद से फिर हम यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। तो कोई भी 3D वेक्टर में आप नोट में लिख लीजिए, नोट में लिखना हो लिख लीजिए कि इफ इन एनी 3D वेक्टर any 3D vector, any two angles with respective axis is given, then third angle with remaining axis can be calculated. Full stop. Then with the help of all the three angles, we can find यूनिट वेक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर वेक्टर। सिंपल सी बात है। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल नंबर 3। फॉर एनी वेक्टर इफ अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है, एंड बीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, देन फाइंड गामा एंड यूनिट वेक्टर। चलिए दोनों इसी में आ गया, यूनिट वेक्टर। ठीक, अच्छा आप बोलोगे सर हम कॉस नहीं साइन यूज करेंगे। अरे कर लेना, वही आंसर आएगा, साइन भी तो इसी से आया है ना। ठीक है, चलिए तो इसको निकालते हैं, डायरेक्ट करते हैं। कॉस स्क्वायर अल्फा यानी कि कॉस अल्फा 30 डिग्री तो √3/2, स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 3/4, प्लस बीटा 60 डिग्री कॉस 60 1/2, स्क्वायर करेंगे तो 1/4, प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर गामा कितना हो जाएगा 1 माइनस इन दोनों को जोड़ो तो आएगा 1, दैट इज 0। तो कॉस गामा कितना हो गया 0। अब ये 0 कब होता है जब गामा 90 डिग्री होता है। सिंपल, ठीक है। अब यूनिट वेक्टर क्या होगा, तो सपोज ये वेक्टर ए कैप, ए है वेक्टर, उसका यूनिट वेक्टर ए कैप हो जाएगा। तो कॉस अल्फा अल्फा कितना है तो होगा √3/2 आई कैप, प्लस बीटा कितना हो जाएगा 1/2 जे कैप, प्लस कॉस 90 कितना होता है 0 के कैप। ठीक है, जब 0 रहे तो लिखो या ना लिखो बात बराबर है। ठीक है, आप चाहते तो इसको लिखते हैं और चाहते तो नहीं भी लिखते तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पहली बात तो ये। अच्छा मुझे बताएं ये कैसा वेक्टर है, 3D है कि 2D वेक्टर है? 2D वेक्टर है। देखो आई और जे है, ठीक है। कैसा वेक्टर है, कैसा वेक्टर है 2D वेक्टर है। क्यों? क्योंकि कोई दो एक्सिस है आई और जे है। तो एक बात समझ में आता है कि अगर तीनों में से कोई एक एंगल अगर 90 डिग्री है
तो वेक्टर कैसा है? 2D वेक्टर। दूसरी बात ये समझ में आती है, इससे एक बात और समझ में आता है, क्या कि अगर कोई दो एंगल का मिला के अगर 90 डिग्री है, दैट वेक्टर मस्ट बी 2D वेक्टर। देख लो यहां पे 30 और 60 मिलकर 90 आ गया ना, तो वो आने वाला था, हमको पता था। अब आज से आप भी समझ लीजिए। तो इसके नीचे भी नोट में लिख लीजिए, इसके नीचे भी नोट में लिख लीजिए कि फॉर एनी वेक्टर, नोट करके, जब भी नोट बोले तो आप नोट लिखिए, ठीक है, और फिर नीचे लिखिए, ठीक है, लिखिए फॉर एनी वेक्टर, फॉर एनी वेक्टर, फॉर एनी वेक्टर, कॉमा, if any one of the angle, if any one of the three angle, if any one of the three angle is 90 degree, is 90 degree, then the vector is 2D vector, then the vector is 2D vector, then the vector is 2D vector। पहला आंसर। दूसरा पॉइंट लिखिए कि इफ सम ऑफ एनी टू एंगल, इफ सम ऑफ एनी टू एंगल, इफ सम ऑफ एनी टू एंगल इज 90 डिग्री, इज 90 डिग्री, then third angle must be 90 degree, then third angle must be 90 degree, and it is a 2D vector, and it is a 2D vector। आई बात समझ में? आपको एक और चेक करना है तो एक और चेक कर लीजिए। चलिए, हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसी में देखिए एग्जाम्पल नंबर 3, ये 45 डिग्री। चलिए अब बताइए इसका कितना हुआ। देख लीजिए कितना होगा। 45 1/2 प्लस 1/2 प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। अब 1/2 प्लस 1/2 कितना हो गया? 1, और 1 से 1 खत्म, तो cos गामा कितना हो जाएगा? 0, एंड गामा इज 90 डिग्री। देख लीजिए, पहले ही समझ में आ गया था 45 में 45 90 होता है, ठीक है। तो इसका भी डायरेक्शन कोसाइन क्या निकलेगा? 1/√2 आई कैप, लो ना, 1/√2 आई कैप प्लस 1/√2 जे कैप, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं कंपल्सरी है कि सिर्फ आई और जे। सपोज इसमें बीटा और गामा 45 होता तो अल्फा 90 होता, तो उसका यूनिट वेक्टर क्या आएगा? जे और के टर्म्स में। तब भी तो दो ही है ना, तब भी तो दो ही एक्सिस है, तो वो भी 2D वेक्टर है। कोई भी दो एक्सिस होगा वो 2D वेक्टर है, ये भी 2D वेक्टर है। आई बात समझ में? ठीक है। ऐसे ऐसे सवाल इस पे कई सारे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए एक और सवाल करते हैं। सपोज करिए ये 30, ये है 45 डिग्री और ये 60 डिग्री, ये दोनों मिला के 90 है, नहीं ना है, तो गामा जरूर आएगा कुछ ना कुछ। वही सवाल है पहले वाला। इसमें ये सब तो पूछ ही रहा है, दूसरा चीज और पूछ रहा है, magnitude of the vector is given 10, find x, y and z component। ये पूछा गया, ठीक है। सवाल तो ये है। चलिए सवाल ये पूछा गया, सॉल्यूशन सबसे पहले तो वैसे निकाल लेंगे, ठीक है। cos स्क्वायर अल्फा, अल्फा है 1 तो 1/2 प्लस cos 60 तो 1/4 प्लस cos स्क्वायर गामा दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है।
तो कॉस स्क्वायर गामा हो जाएगा 1/4, निकाल चुके हैं पहले, तो गामा हो जाएगा आपका 60 डिग्री। पहली बात तो ये ठीक है। अच्छा, अब हमको बोला गया इसका एक्स कंपोनेंट निकालने के लिए, यूनिट वेक्टर निकाल लोगे ना, क्या हो जाएगा यूनिट वेक्टर 1/√2 i कैप प्लस 1/2 j कैप प्लस 1/2 k कैप, ये यूनिट वेक्टर हो गया। अब कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट कितना हो जाएगा, तो इसका मैग्नीट्यूड इंटू कॉस अल्फा, कितना है मैग्नीट्यूड 10, और कॉस अल्फा कितना है दिस वन 1/√2, सो दिस इज 10/√2, ठीक है। y क्या हो जाएगा कॉस बीटा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 10 इंटू 1/2 दैट इज 5, इसको भी लिखा जा सकता है 5√2, ठीक है ना। z कॉस गामा कितना हो जाएगा 10 1/2 दैट इज 5, ये x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट, ठीक है। तो इसका देखिए x y z, सपोज ये ऐसा है, ठीक है। तो इसका एक कंपोनेंट इधर हो गया, x कंपोनेंट कितना है 5√2, y कंपोनेंट कितना है 5 और z कंपोनेंट कितना है 5, ठीक है। ये रहा ये वेक्टर, ये वेक्टर, ठीक है। अब ये वेक्टर कितना है, x कंपोनेंट है 5√2 i कैप प्लस 5j कैप प्लस 5k कैप, यही वेक्टर है ये। देखिए इतने इंफॉर्मेशन से हम क्या क्या निकाल सकते हैं, ठीक है। और इसी का मैग्नीट्यूड x में इतना है, y में इतना है और z में इतना है, ठीक है। समझ में आ रहा है, इसी का कंपोनेंट्स लिखा गया है x में, y में और z में, कई बार इसका जरूरत पड़ता है हमको, ठीक है। तो हमने इस वेक्टर को क्या किया, रिजॉल्व कर लिया, इसमें इसमें और इसमें, ठीक है। समझ में आया। एक बात और समझने का जरूरी है, अभी समझ लीजिए कि ये वेक्टर का जब कंपोनेंट में हम उतार दिए, कंपोनेंट में लिख दिए 5√2 5 और 5, तो इस वेक्टर का फिर से कोई अस्तित्व नहीं है, हो गया खत्म। मेरी बात ध्यान से सुने, बच्चे क्या करते हैं, इसको रिजॉल्व करते हैं और इस वेक्टर को भी जिंदा रखते हैं। ये वेक्टर मर गया, ये वेक्टर मर गई तो यहां से रिसॉल्व होके यहां आया है। अगर आप फिर से उसको ले लोगे तो 2 वेक्टर हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा उसका। इसको जब हम इसमें लिख दिए तो इस वेक्टर का अस्तित्व खत्म हो गया, ठीक है। चलिए लिख लीजिए। तो देखिए एक छोटे से इंफॉर्मेशन से हम लोग क्या क्या चीज निकाल सकते हैं, यहां से पूरे वेक्टर तक पहुंच गए हम। लिख लीजिए, सो वीडियो पॉज करके आप लिख लीजिए इसको। ये आई थिंक एग्जांपल नंबर 4 होगा ये, है ना, सही कर लीजिए नंबरिंग। चलिए अब हम लोग आते हैं 2D पे। 2D वेक्टर ना देख के लोग याद भी कर लेते हैं इसको, अभी याद कर लीजिए ज़्यादा बेटर है। 2D में मान लीजिए हमने ये एक्सिस लिया, x और y ऐसा, ठीक है। और कोई वेक्टर है, प्लेनर वेक्टर है, प्लेनर वेक्टर है मतलब एक प्लेन में, कौन से प्लेन में, xy प्लेन में है। मान लीजिए ये वेक्टर है, सपोज इफ इट इज ओरिजिन, सपोज आई हैड टेकन जस्ट एन एग्जांपल, नहीं भी होता तो भी होता, कोई दिक्कत नहीं है। ए दिस इज x एंड y, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसका z एक्सिस में, ये तो इसी प्लेन में है, z एक्सिस इस तरफ है, इस एक्सिस से इस वेक्टर का कितना एंगल है 90 डिग्री। देखिए ना ये इधर है और z एक्सिस इस तरफ है, तो इस एक्सिस से इस वेक्टर का कितना एंगल बना हुआ है 90 डिग्री, ठीक है। एक एंगल तो यानी कि एक एक्सिस से इस वेक्टर का एंगल तो 90 डिग्री है और वो z के साथ है, तो गामा क्या है 90 डिग्री। ये तो समझ में भी आ रहा था क्योंकि 2D वेक्टर है। अच्छा x के साथ एंगल कितना है अल्फा, कितना है अल्फा, और y के साथ कितना एंगल होता है बीटा,
ठीक है, समझ में आ रहा है? x के साथ कितना है अल्फा और y के साथ कितना है बीटा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा 90 डिग्री। इसीलिए हम बोल रहे थे किसी भी दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री होगा तो वो 2D वेक्टर है। देख लीजिए यहाँ है ना, x और y में कितना एंगल होगा 90 डिग्री होगा ना, तो अल्फा प्लस बीटा तो 90 ही होना चाहिए। ठीक है, पहली बात तो ये। अच्छा, अब हम आपसे पूछें, मान लीजिए ये वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड जो है वो ये है। हम आपसे पूछे कि इसका x कंपोनेंट और y कंपोनेंट लिखिए। x कंपोनेंट कितना हो जाएगा दिस इंटू कॉस अल्फा, y इज इक्वल टू कितना दिस इंटू सॉरी कॉस बीटा। अब देखिए, अच्छा अगर सपोज करिए कि इन अगर 2D वेक्टर दे दिया हुआ है, अगर 2D वेक्टर दे तो तीसरा तो एंगल 90 डिग्री होगा और बाकी जो दोनों बचेंगे उसके भी सम 90 होने वाले हैं। ये तो बात एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया। अगर इन दोनों, अगर ये 2D वेक्टर है और दोनों का सम 90 होने वाला है, तो अगर हमको कोई एक एंगल पता है, या तो अल्फा पता है या तो बीटा पता है, तो क्या हमको एक की मदद से दूसरा निकाल सकते हैं? क्यों नहीं निकाल सकते भाई? अगर अल्फा 30 होगा तो बीटा 60 ही होने वाला है, या अल्फा 60 होगा तो बीटा 30 होने वाला है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि दोनों का सम 90 डिग्री है। ठीक, अच्छा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए वेक्टर कॉस बीटा को क्या लिख सकते हैं? कॉस 90 माइनस अल्फा। बीटा को तो लिख सकते हैं नहीं ये, तो ये y कितना हो गया साइन अल्फा। ठीक है, क्या लिखेंगे? साइन अल्फा। ऐसे लिख सकते हैं। आप चाहें तो अल्फा निकालिए, बीटा निकालिए, फिर करिए, बट जनरली स्टूडेंट ऐसा नहीं करते हैं। अभी कुछ प्रैक्टिस के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ये वाला कॉस है और ये वाला साइन है। मैं बता देता हूं आपको, समझिए। अब इस वेक्टर को क्या किया हम? रिजॉल्व किए। इस वेक्टर को रिजॉल्व किए हम। x y, दिस इज ए वेक्टर, और मुझे सिर्फ एक ही एंगल के साथ मिलेगा। जब भी 2D में प्रॉब्लम मिलेगा एक ही एंगल के साथ मिलेगा। ठीक है, तो हमसे पूछा गया ये कितना है x, ये कितना है x। मेरी बात ध्यान से सुने, हम जो बोल रहे हैं, ये कितना है x, ये कितना है y। तो राइटिंग दिस वेक्टर इन x एंड y इज कॉल्ड इट्स रिजोल्यूशन। तो इसका x कितना हो जाएगा? तो देखिए अल्फा का बेस कौन सा है? ये वाला। तो बेस वाला जो भी होगा उसके साथ कोसाइन जुड़ता है। हम आपको बता चुके, कॉस बराबर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो सबसे पहले तो आप बिना कुछ देखे x को लिख दीजिए। इसका मैग्नीट्यूड ये है a कॉस अल्फा। ठीक है, इसके सामने वाला होता है साइन। ठीक है, अगर एक कॉस होगा तो दूसरा साइन होगा। इसी 2D वेक्टर में करते हैं, 3D में ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं, 2D में ही कर सकते हैं। ये हो जाएगा a साइन अल्फा। ठीक है, ये अगर कॉस होगा तो ये साइन होगा। सिंपल सी बात। अल्फा जिस पे होता है वो कॉस होता है और अल्फा के सामने वाला साइन होता है। आप ऐसे चेक कर लीजिए या ऐसे चेक कर लीजिए। अगर ये y है तो ये कितना होगा? ये भी तो y होगा ना। तो सपोज इफ इट इज y, अगर आप ध्यान से देखो तो साइन अल्फा कितना होगा? साइन अल्फा की बात करें तो साइन अल्फा y अपॉन दिस वन। अब देख लीजिए y कितना हो गया, a का मैग्नीट्यूड इंटू साइन अल्फा, तो y बराबर दिस वन। ठीक है, लिख लीजिए इसको। इसको पॉज करके लिख लीजिए। उसके बाद नोट में लिखिए, नोट में लिखिए फॉर एनी 2D वेक्टर, फॉर एनी 2D वेक्टर, फॉर एनी 2D वेक्टर फॉर एनी 2D वेक्टर वन ऑफ द एंगल इज 90 डिग्री। ये तो कंफर्म बात है, वन ऑफ द एंगल इज 90 डिग्री। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखें,
among two angles, if one angle is given, another can be calculated. ठीक है, ये वाला बात। चलिए इस पे एक एग्जांपल कर लेते हैं, एक आध कर लीजिए एग्जांपल, क्या दिक्कत है। सपोज एग्जांपल नंबर 1, ठीक है, अगर आपको दिया हुआ है ये वेक्टर ऐसा, सपोज दिस इज, मतलब एक वेक्टर ये दिया हुआ है जिसका ये दिया हुआ है 10, ठीक है, और ये एंगल आपको दिया हुआ है 30 डिग्री। इसको रिजॉल्व करके लिखना है, क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका 10 cos 30 डिग्री, cos 30 कितना होता है √3/2, ये हो गया कितना 5√3, पहली बात तो ये कितना हो जाएगा 10 sin 30, 10 sin 30 कितना होता है 1/2, हो गया 5, ठीक है। सपोज ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, अब इससे आप वेक्टर लिख सकते हैं क्या, हाँ, 5√2i प्लस 5√2i प्लस 5j कैप, ठीक है। अब मेरा कहने का मतलब समझे, क्या किसी वेक्टर को उसका मैग्नीट्यूड और एक एंगल दिया हुआ है, तो क्या उससे हम उसको i j k के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? आंसर है हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इज दिस ओके? लिख लीजिए। ठीक है। अच्छा, इस वेक्टर को हम लोग ना ऐसे भी लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड और एक एंगल, ये एंगल जब भी होगा एक्स एक्सिस के साथ होगा, याद रखें। ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी वेक्टर फॉर्म है, इसको बोलते हैं पोलर फॉर्म, इसको बोलते हैं पोलर फॉर्म। अच्छा दोस्तों, पिछला वाला जो भी हम लिखवाए हैं वेक्टर का टाइप्स, उसमें पोलर वेक्टर देखिए, पोलर वेक्टर यही पोलर वेक्टर है जिसका इनिशियल पॉइंट डिफाइन होता है, ठीक है। और राइटिंग एनी वेक्टर इन टर्म्स ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड एंड एंगल विथ एक्स एक्सिस इज कॉल्ड इट्स पोलर फॉर्म, ये पोलर फॉर्म है, दिस इज कॉल्ड पोलर फॉर्म ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पोलर फॉर्म ऑफ वेक्टर, ठीक है। इसको बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर, फॉर्म ऑफ वेक्टर, ठीक है। ये एंगल कैसा होना चाहिए, देखिए मैं बताता हूं, ऐसा लिख सकते हैं, एंगल विथ एक्स एक्सिस, ठीक है। तो कोई भी 2D वेक्टर, किसी भी 2D वेक्टर को हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में भी लिख सकते हैं और पोलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक बात याद रखना है बस कि पोलर फॉर्म में लिखने पे उसका मैग्नीट्यूड, चलिए लिख लीजिए, इसको भी नोट में लिख लीजिए, नोट, any 2D vector can be written in polar form as, ये लिख लीजिए, ये और ये, ठीक है। तो इससे एक बात समझ में आता है कि सर अगर मैग्नीट्यूड पता है और अगर एक एंगल पता है, अगर मैग्नीट्यूड पता है और एक एंगल पता है, तो सर उससे हम वेक्टर का पता लगाया जा सकता है। देख लीजिए, लगा लिए ना, एक मैग्नीट्यूड और एक वेक्टर दिया हुआ है, ये ए वेक्टर जो है इक्वल टू 10, ठीक है। मैग्नीट्यूड और एंगल दिया हुआ है तो हम आसानी से उसको, उसका वेक्टर फॉर्म लिख सकते हैं। ये हुआ रिजॉल्व करना, ठीक है। और करते हैं, चलिए एग्जाम्पल नंबर 2, सपोज ऐसा आ गया,
10 दिया हुआ है 37 डिग्री, मतलब दिया हुआ एक वेक्टर ए वेक्टर इज 10 और 30 डिग्री। ये एक फॉर्म है, इसको रिजॉल्व करना है हमको कार्टेशियन फॉर्म में, उसी को बोलते हैं रिजोल्यूशन। ठीक है, इसको रिजॉल्व करिए, तो रिजॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, दिस इज एक्स, एक्स इज व्हाट 10 cos 37 और y इज व्हाट 10 sin 37। सिंपल एकदम, अब तो डायरेक्ट करिए आप। ठीक है, बट एक बार याद रखिएगा, इसको एक बार रिजॉल्व करने के बाद इसका फिर से कोई महत्व नहीं रह जाएगा। इसी को तोड़ के हम ये किए हैं, पता चले आप इसको भी लिखिए, इसको भी लिखिए और इसको भी जिंदा रहने दीजिए, गलत हो जाएगा वो फिर बात। ठीक है ना, आपको ये बात अपने मन में रखना है कि जब हमने इसको रिजॉल्व कर लिया तो या तो सॉल्यूशन मैथमेटिक्स में अगर वेक्टर का सॉल्यूशन करना है तो या तो हम इससे सॉल्यूशन करेंगे या तो इससे सॉल्यूशन करेंगे, दोनों से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये। अब cos 37 कैसे होता है, देखिए दोस्तों, आपको निकालना बता चुके हैं ये, आप क्या कर लीजिए ये। ठीक है, ये 37 डिग्री होता है 3 4 5 वाला। ठीक है, तो मान लीजिए ये 3 ये 4 और ये 5, ये ऐसा ट्रिपलेट है। 3 के सामने वाला छोटा एंगल होगा तो ये होगा 37 और ये 4 के सामने वाला 53। समय के साथ आपको याद हो जाएगा, और ये 90 डिग्री। तो cos 37 कितना हो गया, cos 37 बराबर 4/5, x बराबर 10 × 4/5 दैट इज 8। sin 37 कितना हो जाएगा, 10 × sin 37 दैट इज 3/5 6। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। वेक्टर फॉर्म में लिख दीजिए, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ए वेक्टर क्या लिखाएगा, दैट इज 8i कैप प्लस 6j कैप, खत्म। ठीक है, तो ऐसे हम लोग रिजोल्यूशन कर सकते हैं, देख लीजिए। लेकिन रिजोल्यूशन में एक चीज़ याद रखें कि अगर हमको किसी वेक्टर का ऑपरेशन करना है, मतलब जोड़ना घटाना या कुछ करना है, तो या तो इसको लेके चलेंगे या तो इसके कंपोनेंट्स को लेके चलेंगे। ठीक है, लिख लीजिए। ओके, तो ये रहा डायरेक्शन कोसाइन से मतलब कि हमको क्या लेना देना है डायरेक्शन कोसाइन से, तो ये इतना सारा मतलब है उसका, रिजॉल्व करने तक में उसका यूज होता है। ठीक है, चलिए अच्छा, अब देख लीजिए। ओके, अब इतना पढ़ने के बाद हम लोग इसके वेक्टर ऑपरेशंस पे आ सकते हैं। वेक्टर ऑपरेशन और वेक्टर अलजेब्रा, इसका जो समेशन वगैरह करना है वो कैसे करेंगे वो हमको देखना है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आता है वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन को सबसे पहले देखते हैं ऐसे। सपोज करिए x y z, suppose if there is any vector सपोज इफ देयर इज एनी वेक्टर, एक रुक जाइए और अच्छे से ताकि आपको समझ में आए। ये सपोज दिस वेक्टर, दिस इज ए एंड दिस इज बी, दिस वेक्टर इज व्हाट ए बी वेक्टर। ठीक है, और सपोज करिए कि इसका जो है कोऑर्डिनेट है x1 y1 और z1 और इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2 और z2। ठीक है, तो ए बी वेक्टर क्या हुआ, ए बी वेक्टर आपका होगा x2 माइनस, ये पहले बता चुके हैं। ठीक है, अब इसको तोड़ के हम कैसे लिख सकते हैं इस ए बी वेक्टर को, देखिएगा, चेक कर लीजिएगा कि हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं।
ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो आंसर है लिख तो सकते हैं सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? इसी को तो तोड़ के आपने किया है, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, सबको माइनस में लेके गए 1 1 वाले को और ऐसे लिख दिए, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये क्या है? क्या वो यही है? इसको मान लीजिए बोलते हैं आर ए। पोजीशन वेक्टर को दिखाने का तरीका आर ए से दिखाते हैं, ठीक है ना। और ये है आर बी। आपको नहीं दिखा रहा होता, आप ओ ए और ओ बी भी दिखा सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन है इसमें, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये आर बी कितना है? अगर आर बी देखा जाए तो दिस माइनस दिस, दैट इज x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, और आर ए कितना है? x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं? अच्छा, इसी को भी यहां लिखते हैं, तो यानी कि इसको लिख सकते हैं आरबी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर। देख लीजिए, ठीक है। अच्छा, तो क्या हम, अच्छा पहले ये क्या है? ये क्या है? राइटिंग अ वेक्टर in the terms of position vector of extreme points। किसी वेक्टर को उसके पोजीशन वेक्टर ऑफ एक्सट्रीम पॉइंट्स, यानी कि एक्सट्रीम पॉइंट ए और बी के टर्म्स में लिखा जा सकता है, ठीक है। एक बात याद रखें कि ए बी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं? आर बी माइनस आर ए, उल्टा आर बी माइनस आर ए पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में। पहली बात तो ये समझ में आ गया। दूसरा बात क्या समझ में आया कि अगर हम इसको इधर लेके आए तो हमको एक बात समझ में आएगा कि आर ए प्लस ए बी इज इक्वल टू आर बी वेक्टर। यही मेरा मूलभूत आधार है वेक्टर एडिशन का, ठीक है। अब इसको डायरेक्शन से समझते हैं। ये प्लस ये इज इक्वल टू ये, आर ए प्लस ए बी इज इक्वल टू आर बी। देखिए, आर ए प्लस ए बी प्लस इज इक्वल टू आर बी। पहली बात तो ये वेक्टर है, जिसको जोड़ने में डायरेक्शन का भी ख्याल रखना पड़ेगा। तो बात समझे, एक आदमी इधर से चला और फिर इधर से इधर गया, तो वो वेक्टर में बराबर होगा जो आदमी इधर से इधर तक डायरेक्ट चला जाए। इसको ऐसे समझ लीजिए, ठीक। उसके बाद तीसरे तरीके से, अगर ये टेल से हेड तक गए और फिर यहाँ पे एक दूसरा वेक्टर जुड़ गया, इसके हेड से इसका टेल जुड़ गया ऐसा, तो ये जितना जोड़ के होगा वो इतना डायरेक्ट होगा। याद रखें, दिस प्लस दिस बराबर दिस। तो इन दोनों का जोड़ को हम इससे रिप्रेजेंट करेंगे। देख लीजिए वहां पे आर ए प्लस ए बी इज इक्वल टू आर बी वेक्टर। इसी को बोलते हैं ट्रायंगल ऑफ वेक्टर। उसको सेपरेटली लिखते हैं, पहले आप इसको लिख लीजिए, इससे हमको समझ में आता, ताकि ट्रायंगल ऑफ वेक्टर आपको आसानी से समझ में आ जाए। अब वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। चलिए, लिखिए, टॉपिक डालिए, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट
if two vectors are added, if two vectors are added, then corresponding vector and its resultant gives a triangle. It can be represented as यहां लिखते हैं, if C vector is equal to A vector plus B vector, अगर ऐसा है तो हमको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना किसको, इसको A वेक्टर प्लस B वेक्टर इज इक्वल टू C वेक्टर। और ये क्या बन गया, ट्रायंगल। इसको कैसे जोड़े हैं, पिछले वाले की मदद से। ठीक है, सो दिस A वेक्टर प्लस B वेक्टर इज इक्वल टू C वेक्टर। आई बात समझ में, A वेक्टर प्लस B वेक्टर इज इक्वल टू C वेक्टर। ठीक है, तो इस C को हम लोग आज समझ लीजिए, जोड़ के जो आंसर आता है उसी को बोलते हैं रिजल्टेंट, उसी को बोलते हैं रिजल्टेंट। ठीक है, अच्छा यहां पे कितने वेक्टर को जोड़ा गया है, दो, दोनों के जोड़ के ही आया है। यहां पे टोटल नंबर ऑफ वेक्टर कितने हैं, दो ही है, कंफ्यूज मत हो। A और B को जोड़ के ही आया है, समझ आया, इन दोनों को जोड़ के ही आया है। ठीक है, लिख लीजिए। अच्छा, कोई जरूरी नहीं कि हम ऐसे ही ट्रायंगल बनाएं, आपकी अभी तो कुछ कंडीशन दिया नहीं हुआ है, तो आप चाहें तो इसको ऐसे कर ले, A वेक्टर B वेक्टर इज इक्वल टू A प्लस B वेक्टर। हेड और टेल को बस ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ठीक है, यहां तक पढ़िए। ठीक है, अगला मतलब अब बाकी इसके बाद नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़िए, बड़ा ही अच्छे तरीके से इसको पूरा बेसिक लिया गया है। बेसिक से पढ़िए ताकि वेक्टर समझ में आए। वेक्टर समझ में आना बहुत ज़्यादा जरूरी है पूरे फिजिक्स के लिए। थैंक यू।